अस्सलामुअलैकुम। फेस टू फेस विद आयशा बख्श में आपको खुशामदीद कहेंगे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में मुरासले को लेकर फिर वही बात की है कि जो उन्होंने कहा था, जो बताया था कि एक साजिश हुई है, और गुज़िश्ता रोज़ की नेशनल सिक्योरिटी कमेटी का जो एलामिया है वो कहते हैं वो तौसीक कर रहा है उस बात की, और उसके अंदर उन्होंने फिर उसी गुफ्तगू को दोहराया है कि उसके ज़रिए ये पैगाम दिया गया कि अगर वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस नाकाम होती है तो उस सूरत में जो हुकूमत है, इमरान खान साहब हैं, उन्हें आइसोलेशन का सामना करना पड़ेगा, और अगर हटा दिया जाता है तो माफ़ कर दिया जाएगा। ये एक ऐसा बड़ा मामला और चैलेंज इस वक्त है नई हुकूमत के सामने कि किस तरह इससे निपटा जाए। इसके अलावा भी बेतहाशा चैलेंजेस हैं जिनकी नौइयत सियासी भी है और माशी भी है। मिफ्ता इस्माइल अमेरिका हैं, जहां वो IMF से प्रोग्राम रीनिगोशिएट करेंगे। क्या पेट्रोल पर सब्सिडी वापस ली जाएगी? क्या बिजली और पेट्रोल की कीमतें बढ़ाना होंगी? ये सरेदस्त दो अहम सवालात हैं जो माशी फ्रंट पर नून लीगी जवाब का इंतजार कर रहे हैं। सियासी और सिफारती महाज पर भी चैलेंजेस हैं। कौमी सियासत की हैजान अंगेजी भी थम नहीं रही है। नेशनल सिक्योरिटी कमेटी के इजलास के एलामिये के बाद फिर बहस चल निकली है कि बैरूनी साजिश नहीं हुई बल्कि मुदाखलत हुई है। मौजूदा हुकूमत के मुताबिक तहरीक इंसाफ का साजिश का बयानिया ज़मीन बोस हो गया, जबकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मुताबिक इमरान खान के मुताबिक उनके बयानिए की तौसीक हुई है। हम हर मामले में मतलब के मायने निकाल लेते हैं। एक अहम ट्वीट शहबाज गिल का भी है कि इब्तिदा में ये मुरासला उनकी हुकूमत से भी छुपाया गया। ये संगीन इल्ज़ाम है, मगर गुज़िश्ता रोज़ ये बता दें कि वज़ीर मुमलिकत बराए खारजा हिना खर की जानिब से कहा गया कि इमीडिएटली इस मुतालिक शाह महमूद कुरैशी को बता दिया गया था। हुकूमत से मुरासला किसने छुपाया, इस बात का जवाब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को देना होगा। क्या ये जहन साजी की जा रही है कि 7 मार्च को मिलने वाले मुरासले का जिक्र 27 मार्च के जलसे में क्यों हुआ? 20 दिन खामोशी क्यों रही? क्या ये ट्वीट उसी खामोशी का जवाब है? तहरीक इंसाफ इस बैरूनी साजिश के अलावा बैरूनी फंडिंग के इल्जामात का सामना भी कर रही है, जहां उसे इलेक्शन कमीशन जानिबदार लग रहा है। क्या फॉरेन फंडिंग केस तहरीक इंसाफ की दुखती रग है? और क्या बैरूनी साजिश और बैरूनी फंडिंग के अलावा बैरूनी ममालिक से मिलने वाले तहाइफ पर तहरीक इंसाफ का जवाब शफाफ है? इसके अलावा पंजाब में हुकूमत साजी के बाद मुतनाज़ होने वाली हल्फ बर्दारी पर अब तक तय नहीं हो सका कि यह कब होगी। इन्हीं मामलात पर आज गुफ्तगू करेंगे। मेरे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से आलिया हमजा मलिक साहिबा, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से फैसल करीम कुंडी साहब और मुस्लिम लीग नून से अली गौहर बलोच साहब। आलिया साहिबा, आपसे आगाज़ कर लेते हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ शिकवों शिकायतों में है इस वक्त। फॉरेन कॉन्स्पिरेसी हो, फॉरेन फंडिंग हो, फॉरेन गिफ्ट्स हो, तहरीक इंसाफ कुछ इन्हीं फॉरेन मामलात में उलझी हुई है। ज़्यादा खतरनाक इनमें से क्या हो सकता है आप लोगों के लिए? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आयशा, तहरीक इंसाफ तो बस इस बात पे निकली है कि जब पाकिस्तान आज़ाद खारजा पॉलिसी बनाने की तरफ गामजन था, जब चोरों का एहतसाब हो रहा था, जब मुल्क कर्ज़ों की दलदल से निकल रहा था, जब मुस्लिम ब्लॉक बनाने की कोशिश हो रही थी, जब फ़लस्तीन और कश्मीर का मामला उठाया जा रहा था, जब मेरा मुल्क तरक्की कर रहा था, तो पूरी सियासी गंद को इस मुल्क पर मुसल्लत कर दिया गया। और बात इतनी है कि जब एक धमकी आई, जब इस मुल्क को ललकारा गया, तो सिर्फ एक शख्स का ज़मीर जागा, सिर्फ एक शख्स खड़ा हुआ इस पूरे मुल्क को बचाने के लिए। और फिर भी उसका ज़र्फ़ देखें कि वो ये कहता है कि मेरे से ज़्यादा इदारे ज़रूरी हैं। फिर भी वो ये कहता है कि मैं सिर्फ अपनी कौम के पास जाऊंगा। इदारों पर हमें कोई एतराज़ नहीं है, हमें उनके फ़ैसलों पर एतराज़ है। हम बार बार यही बात करते हैं, चाहे वो नेशनल सिक्योरिटी की आप मीटिंग के मिनट्स देख लें, उसमें कैटेगोरिकली जो पॉइंट हम कह रहे हैं उसको उसी के ऊपर बात हो रही है, उसी की तोसी हो रही है। अगर हम अदालतों पे आ जाएं, हमें उनसे शिकवा है, हम उनका एहतराम करते हैं, लेकिन हम बार बार उनसे यही सवाल पूछेंगे कि क्या किसी मुल्जिम या क्या किसी मुजरिम को अदालत का जज लगाया जा सकता है? यहाँ पर किसी को जमादार भर्ती करना हो ना हुकूमत के अंदर, तो उसका भी कैरेक्टर सर्टिफिकेट मांगा जाता है। ये कैसा जुल्म किया हमारे मुल्क के साथ कि आपने एक मनी लॉन्ड्रर को, एक मॉडल टाउन के कातिल को मेरे मुल्क की चाबियाँ आपने दे दी। जो कल आपने नेशनल सिक्योरिटी की मीटिंग का फ्रेम देखा है, ज़रा मैं 1 to 1 करके आपको बता दूँ। मुल्ज़िम आला सबसे पहले बैठे थे, मीर जाफर सबसे पहले बैठे थे, यानी चोरी करने वाला। प्राइम मिनिस्टर को प्राइम मिनिस्टर की रिस्पेक्ट दें। जब ऑपोजिशन उस वक्त की कहती थी सिलेक्टेड, मैं रोकती थी सिलेक्टेड ना कहें, वजीर आजम है, आज भी एक वजीर आजम है।
मेरा ख्याल से हम कम से कम मिनिमम एहतराम तो करें ओहदों का। मेरी एक बात सुने आयशा, ये कोई वजीर आजम की काबीना है, ये तो क्रिमिनल मोस्ट वांटेड की लिस्ट है। अब मैं बात जरा पूरी कर लूँ तो मैं जरा फ्रेम डिस्क्राइब कर दूँ। उनसे आगे कौन बैठे हुए थे, जो मुल्ज़िम आला से आगे बैठे हुए थे वहाँ पर, कि जिनके ऊपर एक तो मंशियात का केस था, दूसरे वजीर दिफा वो थे कहते थे कि इनको तो बजट देना ही नहीं चाहिए। तो फिर आपसे मैं क्या कहूँ, और उनसे आगे जो बैठे थे उनके ऊपर किस तरह के इल्ज़ामात थे। तो अवाम को बेवकूफ़ ना बनाए। अवाम इस वक्त जो अवाम में तशवीश है, हम तो सिर्फ इतना जानते हैं कि अवाम पूछना चाहती है। ठीक है, आलिया साहिबा, अवाम तो खैर 22 करोड़ और हर सियासी जमात खड़ी होकर कह देती है कि 22 करोड़ मेरे साथ है, चाहे हो ना हो। सवाल आपसे ये, आपने कहा इदारों पर एतराज नहीं, फैसलों पर एतराज है। एनएससी के 2 एलामिये आए, आप लोगों को उसमें बैरूनी साजिश के कोई शवाहिद नहीं। DGISPR की प्रेस ब्रीफिंग में उन्होंने डिटेल से बताया, आपको तस्लीम नहीं। अदलिया कोई बात कहे वो तस्लीम नहीं। क्या PTI को सिर्फ वही बात तस्लीम होगी जो PTI के हक में फैसला देगी? बिल्कुल ऐसी कोई बात नहीं है। मैं तो सिर्फ इतना जानती हूँ कि आज तक ऐसे मरासले भी आते होंगे, लेकिन शायद जो है किसी की गैरत नहीं जागती होगी। और इतनी सी बात है कि जो बार बार जो कौम को भिखारी समझते हैं, जो लोगों के क्या मतलब बाहर के जूते पॉलिश करने को तैयार हैं, ऐसे ज़हनी और अब्दी गुलामों के लिए वो मरासला, उसको वो प्रेम पत्र समझ सकते हैं, अपने आका का हुक्म समझ सकते हैं, उसके कहने पर वो चेरी ब्लॉसम कर सकते हैं। लेकिन हम जैसे जो लोग आज़ादी की बात करते हैं, खुद मुख्तारी की बात करते हैं, आज़ाद खारजा पॉलिसी की बात करते हैं, हम उसको साजिश भी समझते हैं, हम उसको नहीं, आप जिसको साजिश कह रही हैं, प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने लाहौर के जलसे में गलती कहा है। जिनसे गलती हुई है अजाला कर ले। ये गलती किससे हुई है? देखिए जी, मैं वही आगे आना चाह रही हूँ ना। अब आप आ जाएं दूसरे इदारे के ऊपर, अब आप आ जाएं सुप्रीम कोर्ट के ऊपर। हमारी तो एक बात यह है कि तौहीन अदालत हुई नहीं, तो तौहीन अदालत के लिए अदालत खुल गई। अभी वो वहाँ पर कोई ऐसा नोटिफिकेशन इशू हुआ नहीं, उसको रुकवाने के लिए इस्लामाबाद हाई कोर्ट खुल गई। 63A की डेफिनेशन करके या आज की वोट टेकिंग को रोकना था, आज उन्होंने कह दिया ईद के बाद हम इसके ऊपर हियरिंग करेंगे। जबकि वही जो हमारे मुनहरिफ अरकान के वोटों के ऊपर, वही जो सल्तनत जो शहबाज शरीफ उर्फ भिखारी वजीर आजम के वली अहद की आज जो ताजपोशी होनी है, उसके लिए एक दिन के अंदर फैसला कर दिया गया और कहा गया कि सदर मुमलिकत भी लाइन हाजिर हो जाए, पूरी पार्लियामेंट भी लाइन हाजिर हो जाए। यानी ना पार्लियामेंट की कोई तकद्दुस रह गया है, ना सदर मुमलिकत का कोई तकद्दुस रह गया। गवर्नर बस ये मुझे बता दें, ये गलती किससे हुई है जिसका अजाला PTI को चाहिए? इदारों से, अमेरिका से? हमारा सवाल इस वक्त सिर्फ इतना है कि हमारे वोट के ऊपर डाका पड़ा है, हमारे मुनहरिफ अरकान से जो वोट डलवाए गए हैं उसका अजाला किया जाए। असेंबली में तो किसी ने वोट नहीं डाला आलिया साहिबा। देखें जी, तो 2 वोटों के ऊपर सुन लेना, ये जो इतनी बड़ी जिसके लिए इन्होंने, आपने वो चिली की जो CIA की कार्रवाई नहीं देखी थी, एग्जैक्ट यही हुआ था। ठीक है, इत्तेहादियों को तोड़ा गया था, मीडिया को खरीदा गया था और बाद में आइन से गद्दारी का फतवा लगाया गया था। मीडिया तो मेरा ख्याल इल्जामात आप लोग ऑपोजिशन के वक्त से लगा रहे हैं, सबूत सामने लाने चाहिए। देखिए मीडिया में आप जैसे लोग भी हैं आयशा, हम हर जगह अच्छे बुरे लोग होते हैं, पॉलिटिशियंस। ठीक है, कुंडी साहब को शामिल कर लेते हैं, आपने काफी इल्जामात रख दिए। लास्ट बात तो इस तरह अब हम ये तो डिस्क्रिमिनेशन, पैमरा कल तरदीदी बयान दे रहा था, मैं अभी उस पर नहीं आती हूँ, मेरे पास उसकी डिटेल्स मौजूद नहीं है। फैसल करीम कुंडी साहब, आलिया साहिबा कह रही हैं कि क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड की लिस्ट जो है वो काबीना में चेहरे दिखाई दे रहे हैं। वो कह रही हैं कि आज़ाद हमारी खुद मुख्तार खारजा पॉलिसी थी, मुल्क तरक्की कर रहा था। और ये अब ये उन्होंने जवाब नहीं दिया कि किससे गलती हो गई है, पर वो इदारों के नाम ले रही हैं मुल्क के। सर, कहाँ बिका है, कौन बिका है? आप लोग हुकूमत में हैं, कम से कम बता ही दें कि आप लोगों ने पैसे पकड़े, किससे पकड़े, इनके इत्तेहादियों को पैसे दिए, किसने दिए? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें आयशा, मेरी बहन ने बड़ा एक चार्जशीट लगाई और सब कुछ इन्होंने कहा कि क्योंकि इनकी हुकूमत ने सब कुछ भी किया। देखिए, हम हमेशा टीवी प्रोग्राम्स में यही बातें करते थे कि ये आज इत्तेहादी जो इनके साथ हैं, ये 2008 में ये मेजॉरिटी इत्तेहादी हमारे साथ थे, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की इत्तेहादी जमातों में से थे, और फिर ये इत्तेहादी जमातें इनके साथ आ गई, मियां साहब के साथ भी थी। आज ये इत्तेहादी जमातें इनको छोड़ के चली गई हैं, आज वो हमारे साथ आ गई हैं, तो वो बिकाऊ मौलवी बन गए हैं, उन्होंने पैसे भी पकड़ लिए हैं, वो मुल्क के गद्दार भी बन गए हैं।
अगर ये इत्तेहादी जमातें आज फैसला कर लें कि ये दोबारा पीटीआई के साथ शामिल होना चाहते हैं, तो इनसे बड़ा फरिश्ता कोई नहीं हो सकता। आपने सुना होगा 22 साल इनकी जो जदोजहद रही, चौधरी परवेज इलाही साहब के खिलाफ कि पंजाब का सबसे बड़ा डाकू है, तो वो जो है हमें अच्छी बात है, मैं उनको मुबारकबाद पेश करता हूँ कि वो कम से कम पंजाब में सबसे बड़ा फरिश्ता बन गया है, क्योंकि वो अब जो है वो अपने वसीम अकरम प्लस प्लस बन गए हैं। तो दूसरी बात ये देखें, ये कह रहे हैं हमें जो है हमें इदारों, अब इदारे का नाम ले, आपको किससे एतराज है, किसके फैसले? वो कह रहे हैं हमें जो है इदारों के फैसले कौन करते हैं? इदारों के जो इदारों के हेड्स होते हैं वही फैसले करते हैं। तो आप ओपनली अगर आपने अपने सोशल मीडिया पे अगर आपने अपने इदारों के खिलाफ कैंपेन चलाई हुई है, आपने अपने फौज के खिलाफ कैंपेन चलाई हुई है, आज इंडिया की टीवी बरमला जो चीजें हाईलाइट कर रहे हैं, क्या आप उनको नहीं देख रहे हैं? क्या आप इंडिया के एजेंडे पे काम नहीं कर रहे? जिस तरीके से आप ट्रोलिंग कर रहे हैं इदारों के सरबराहों के, आप अपने फौज के खिलाफ कर रहे हैं, आपके जो ट्रोलर्स हैं वो कर रहे हैं। फिर अगर आज कोई आपके खिलाफ टीवी प्रोग्राम में बात कर ले, कोई भी एंकर बात कर ले, तो आप उनकी ट्रोलिंग शुरू कर दें, उनको आप गालियां निकालें, उनके घर के बाहर आप बोलें कि लोग चले जाएं। ये पॉलिटिक्स नहीं होती। देखिए, अगर आप ये काम करेंगे, जवाब में आपके साथ भी ये चीज होती रहेगी। लेकिन ये बात है जो अब आप कहें कि आपके ऊपर जो इल्जाम लगा था कि जी ये साजिश अमेरिका से हुई है, परसों तो अमेरिकन डेलीगेशन आया था, आपने तो उनको ये तो नहीं कहा कि आपके खिलाफ साजिश हुई है। उसमें तो आपने उनके साथ बड़े मुस्कुरा के तस्वीरें भी खिंचवा रहे थे, उनके साथ सेल्फियां भी खिंचवा रहे थे। उस वक्त तो आपने नहीं कहा कि मैं आपसे नहीं मिलना चाहता, आपकी लीडर ने नहीं कहा कि आपने हमारे खिलाफ साजिश की है, आपने हमें हुकूमत से निकाला है। अब उस वक्त आपको जो है चीजें, जहां तक आपने बात की जो है अदालतों की, देखें जब 11 बज गए थे और आपके स्पीकर गैर आईनी और गैर कानूनी काम कर रहे थे, तो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट तो लगना था, इसलिए सुप्रीम कोर्ट खुले। अच्छी बात होती कि जब हनीफ अब्बासी के टाइम पे कोर्ट खुले थे, उस वक्त भी आप कहते कि ये गलत है, रात 11 बजे इसको क्यों सजा मिल रही थी। मोहतरमा शहीद के टाइम भी रात को अदालतें खुली थी, उनको सजा देने के लिए, उनके साथ ज्यादती करने के लिए, उनके साथ उनको जो इस तरीके से पाबंद सलासल रखा। तो ये चीजें उस वक्त अगर आप सियासी जमातें उठाती, तो आज आप ये नहीं कहती कि अदालतें क्यों खुल रही हैं। और इल्जाम लगाना बड़ा आसान बात है कि आप मुझे आज चोर और डाकू ये कह दें, लेकिन अभी तक कन्विक्टेड नहीं है। लेकिन मैं आपको बताता चलूं कि आपके जो लीडर हैं वो कन्विक्टेड हैं, उनके वाले साहब भी कन्विक्टेड हैं, तो हम लोग अभी तक कन्विक्टेड नहीं हैं। आप ऐसे इल्जाम लगाना बड़ा आसान बात है कि मैं कौमी इस्लाम की कमेटी में देखें, चीजों को रिजॉल्व तो करना है। आप लोगों का हुकूमती इत्तेहाद है, पीपल्स पार्टी शामिल थी कल इसमें। साजिश और मुदाखलत के हवाले से कोई बात हुई? क्योंकि पुराने एलामिया को एंडोर्स करती है, ये जो कल का एलामिया जारी किया गया है, तो पीटीआई इसी बात को कहती है कि उनकी बात की या वो जो इल्जाम लगा रहे हैं उसकी तौसीक होती है इस पूरी बात की। क्या हुकूमती इत्तेहाद सोच रहा है कि किसी कमीशन की तरफ बढ़ा जाए, इसको वंस फॉर ऑल सेटल करना है, या इसने ऑल द टाइम हमारी सियासत में ऐसे ही चलते रहना है? देखें, आज अदालती कमीशन आप बना लें, आप इनसे गारंटी ले लें कि आप इस अदालती कमीशन को मानेंगे। आज तो आप अदालतों पे भी एतराज कर रहे हैं, आप तो आज जजों पे भी एतराज कर रहे हैं। आप अदालती कमीशन को मानेंगे, आपके लीडर मानेगा, आप कह दें कि हम मानेंगे, फिर तो बात हो सकती है। अगर आपके हक में फैसला फिर भी कल नहीं आया, फिर आप बोलेंगे ये अदालतें भी बिक गई हैं, जज भी बिक गए हैं। अब आप मुझे बताएं कि जो एक और मैं आपके इदारे की बात करूं, चीफ इलेक्शन कमिश्नर की मैं बात करूं, ये लोग अभी कह रहे हैं कि वो जब उसको लगा रहे थे तो इमरान खान साहब की स्टेटमेंट आज भी पड़ी हुई है, और वो स्टेटमेंट उन्होंने ARY बल्कि, और अब सुनिए कि अब इमरान खान साहब क्या कहते हैं। ये जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर है, इसको तो नून लीग के अंदर कोई ऑफिस का ओहदा दे दो। इसका जितना इसने तहरीक इंसाफ के खिलाफ काम किया आके, मैं तो कहता हूं कि नून लीग के लोग भी शर्म आती उनको काम करते हुए। जी कुंडी साहब, मैंने दोनों सुनवा दिए कि बतौर वजीर आजम उन्हें एतमाद था, उनकी चॉइस और इनपुट थी, और आज शर्म आती है, वो कहते हैं कि ये नून लीग में ओहदा दे देंगे। देखें, अभी ये कह रहे हैं, उस वक्त तो आपने देखा और मैंने ये क्लिप ARY पे देखा जो अभी आलिया साहबा ने बात की ARY की। अब बात यह है कि कहते हैं नून लीग में उनको ओहदा दे देना चाहिए। कल इनके कुछ जो इनके स्पोक्स पर्सन हैं इल्जाम लगा रहे हैं कि वो जो हैं वो शायद दामाद हैं साबिक वजीर आजम के साबिक जो प्रिंसिपल सेक्रेटरी थे, ठीक है, सईद मेहदी साहब। तो मैं सईद मेहदी साहब के लिए मेरा बड़ा एहतराम है, उनकी फैमिली के लिए बड़ा एहतराम है। उनका बेटा इस वक्त चीफ कमिश्नर भी है और चेयरमैन जो है वो CDA भी है। मेरे बड़े अच्छे दोस्त हैं, मेरे उनके साथ बड़ा एहतराम का रिश्ता है। तो वो भी तो आपने ही उनको चीफ कमिश्नर और दोनों दे दिए थे, चेयरमैन CDA एंड चीफ कमिश्नर बोथ। कुंडी साहब, उस वक्त की हुकूमत ने ये खुद से लगाया था चीफ इलेक्शन कमिश्नर को, और खास तौर पर शेख रशीद साहब ने जाके उन्हें कहा था, परवेज खटक साहब ऑन बोर्ड थे, और उनकी तमाम बातें मान के उनको एक अपराइट ब्यूरोक्रेट के तौर पे लाया गया था।
हमें तो आयशा ये ताने देते थे कि ये लोग तो आपने लीडर ऑफ द हाउस और पोजीशन लगाए, आप लोगों के लोग हैं, इसलिए जो है आप लोगों के लोग हैं, हम क्या करें। अब तो ये आपने लगाया था, आज आपको याद आ गया कि ये तो नून लीग का था। ये चीजें, ऐसी चीजें ऐसे इदारों पे हमले ठीक है। करना ये इजाजत नहीं। आप इस तरीके से ब्लैकमेल नहीं कर सकते हैं, ब्लैकमेलिंग की सियासत खत्म हो ठीक चुकी है। अली गौर बलोच साहब हमारे साथ मौजूद हैं। अली गौर बलोच साहब, ये चीफ इलेक्शन कमिश्नर को लेके पीटीआई को महसूस होता है कि तो नून लीग का कोई बंदा है। वैसे इनके साथ वही नहीं होगी जो आपके साथ चेयरमैन नैब के मामले में हुई, इनके साथ चेयरमैन इलेक्शन कमीशन के मामले में हो गई। तो आपके ख्याल में क्या वाकई वो नून लीग की तरफ से हैं? आप उन्हें कोई ओहदा देने जा रहे हैं क्या जमात को? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, बात ये है कि अभी मैं आपके इंट्रो में भी बात सुन रहा था और अभी आपने वो इमरान अहमद न्याजी साहब की वीडियो भी सुनाई जिसमें वो इलेक्शन कमीशन की, वो कमिश्नर की वो मतलब तारीफें भी कर रहे थे जी, और उनके बड़े गुण गा रहे थे। बात असल में ये है, प्रॉब्लम असल इशू ये नहीं है। असल इशू ये है कि ये हुकूमत डे वन से जब बनी है तो ये वोट की बालादस्ती पर यकीन नहीं रखती। ये जब हमारे इलेक्शन नहीं हुए थे उस वक्त भी इन्होंने अपनी बातों से और अपने बयानात से जो कि लीक आउट हुए, ये अपना प्लान जाहिर कर चुके थे कि ये वोट चोरी करने के लिए प्लानिंग कर रहे हैं। फिर आपको याद होगा जावेद हाशमी साहब ने इनका वो मतलब डिस्क्लोज की थी बात के इमरान न्याजी साहब तो कहते हैं कि अदालतों से फैसले भी हमारे हक में आ जाएंगे और नवाज शरीफ जो है वो नाअहल हो जाएंगे और उनको जेल हो जाएगी, और वो सारी बातें आप जावेद हाशमी साहब की मुझसे ज्यादा बेहतर जानती होंगी कि उन्होंने क्या बयान दिए थे। और उस वक्त वो पीटीआई से अलग भी हो गए थे उसके बाद। फिर दूसरी बात ये है कि इन्होंने आरटीएस सिस्टम बंद करके इलेक्शन चोरी की है। फिर आज जो बंदा भी इनको कानून की बात करेगा, कोई बंदा इनके साथ आइन की बात करेगा, ये बहस तो अलग है ना कि इन्होंने 3 साल में जो मुल्क का बेड़ा गर्क किया है, जो मुल्क की माशी तबाही की है, जो मुल्क को सियासी इंतशार की तरफ ये लेकर गए हैं, वो चीजें अपनी जगह पर अलग है। लेकिन बिलखसूस जिस तरह से इनके वज़रा ने लाइन में खड़े होकर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को गालियां दी, किस तरह से बुरा भला कहा, और वो उसको अंडर प्रेशर करके, मुझे ये बताएं कितने साल हो गए? 7 साल। सर वैसे इदारों के साथ जो इस मुल्क में सियासी जमातों ने सलूक किया है, सभी इदारों के सरबराहान को बाकायदा पब्लिक प्लेसेस में और ड्रेसेस में सब ने ही बराबर का हिस्सा डाला है। सवाल आपसे ये है, पीटीआई फॉरेन फंडिंग की स्क्रूटनी में कहती है पीपल्स पार्टी और नून लीग की फंडिंग से मशरूत करती है, तो आप लोग भी अपनी तलाशी दें। भैया के वक्त आप सारे कहें कि ये हमारे खाते हैं, आप हिसाब किताब करें और हमें क्लियर करें, बात खत्म हो जाए। आशा, बात ये नहीं है। बात एक देखें ना, मैं आपकी एक बात से इत्तेफाक नहीं करता। अक्सर टीवी एंकर या हमारे जो साफी हैं वो जब बात करते हैं ना तो वो सबको मिक्स कर, भाई जिसकी जो गलत है वो गलत कहे, जो ठीक है वो ठीक है। सर आपकी फंडिंग की स्क्रूटनी नहीं होनी चाहिए, अगर केस पड़ा है तो वो भी सुन लेना। जी कहिए। आपने इन सारी सियासी पार्टी की इस तरह ना लपेड़े। अभी बात हो रही है इस वक्त इलेक्शन कमीशन में। मुझे ये बताएं, 8 साल के करीब टाइम हो गया फॉरेन फंडिंग केस में, ये न्याजी एंड कंपनी स्टे ऑर्डर के पीछे छुपती रही है कि नहीं छुपती रही है? फॉरेन फंडिंग का फैसला क्यों नहीं हुआ? नून लीग और पीपल्स पार्टी के खिलाफ तो अभी जाकर इन्होंने एप्लीकेशन दी होगी। अगर इनको हमारी फंडिंग पर इतराज था तो ये उस वक्त ये भी 7 साल पहले चले जाते। अगर ये अकबर एस बाबर घर का भेदी लंका ढाए, इनके अपने घर का बंदा है जो उस एप्लीकेशन का कंप्लेनेंट है, और उसके ऊपर तो ये पार्टी नहल होगी, उसके ऊपर ये न्याजी एंड कंपनी और जो इसके अकाउंट होल्डर रहे जिनके साइनों से ये अकाउंट खुलते रहे, ये तो लाइफ टाइम नहल हो जाएंगे, पार्टी बैन हो जाएगी। और इस पार्टी के लोग कोई अपनी पार्टी का नाम बदल के और पार्टी भी नहीं बना सकेंगे। ये तो अब अगले चोर दरवाजों की प्लानिंग कर रही हैं। आप तो सिर्फ इस बात पर बहस कर रही हैं कि फॉरेन फंडिंग केस मिसाल के तौर पे क्या फैसला आएगा या क्या डिसीजन। दूसरी आपने बात की कि नून लीग और पीपल्स पार्टी हम बिल्कुल करवाने के लिए तैयार है। हमारा आज कर सर, ये मैं नहीं कह रही, ये पीटीआई का मुतालबा है, वो दरखास्त लेके चले गए उधर इस्लामाबाद हाईकोर्ट में। वो कहते हैं कि इन सब जमातों के एक ही महीने के अंदर सबको स्क्रूटनाइज किया जाए और सबकी क्लैरिटी की जाए। नहीं, ये इस तरह वैसे हो नहीं सकता।
अदालती फैसलों का हम एहतराम करते हैं। अगर कोई अदालत डायरेक्शन देगी तो हम तो ये कहते हैं, ऑफर हम करते हैं, चाहे आज कर ले, इनके साथ कर ले। लेकिन असूल की बात ये है कि इन वोट चोरों को, जिन डस्का के मकाम के ऊपर ये वोट चोरी करते हुए पकड़े गए, जिनको इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने रंगे हाथों पकड़ा, जिसको सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने रंगे हाथों इन लोगों को पकड़ा और इनको लाकर अवाम के कटहरे में खड़ा किया, इनके हाथों में वोट चोरी का सर्टिफिकेट, इस इमरान अहमद न्याजी और उस वक्त की जो हुकूमत थी बुज़दार साहब की, वो चीफ मिनिस्टर थे, उनके हाथों में चीफ मिनिस्टर बुज़दार साहब ही हैं। आपकी इत्तला के लिए अर्ज है, इस वक्त भी चीफ मिनिस्टर बुज़दार साहब ही हैं। आप लोगों का हल्फ नहीं होने वाला। नहीं बुज़दार है या नहीं है, वो ये दिल के वही है चीफ मिनिस्टर। अच्छा है इनके लिए, लेकिन चले बहरहाल वो हो जाएगा। अब भी जो पाकिस्तान के आइन और कानून के साथ जो खिलवाड़ हो रहा है, जिस तरह से कौमी असम्बली में किया गया, क्या सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान इनको सोने के तमगे पहनाते जो इन्होंने कानून तोड़ा और आइन तोड़ा? ये क्या इनके बाप दादा की जागीर है? ये बनी गाला का घर है जिस पर इनका कानून चलेगा? प्रोग्राम में एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद गुफ्तगू का सिलसिला आगे बढ़ाते हैं। प्रोग्राम में आपको एक बार फिर खुश आमदीद कहेंगे। आलिया साहिबा, ये चीफ इलेक्शन कमिश्नर की जब अपॉइंट किया गया, बड़े मुतमईन थे, आप लोगों को एतमाद था, साथ वही हुई जो ये अपोजिशन में थे तो कहते रहे, चेयरमैन नैब जो इनके साथ कर रहा था, आप लोग वो चीफ इलेक्शन कमीशन को कह रहे हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ क्या प्रीएम्प्टिव मैयर लेते हुए डेस्परेट किस्म की इस वक्त पॉलिटिक्स करने की कोशिश में है? 7 तारीख को मुरासला आता है तो आप लोग कहते हैं, आज गिल साहब कह रहे हैं कि जी बताया नहीं गया, वजीर मुमलिकत बराए खारजा कह रही हैं कि इमीडिएटली बता दिया गया था कुरैशी साहब को। चीफ इलेक्शन कमीशन का मामला है तो बलोच साहब कह रहे हैं कि आपको महसूस हो रहा है कि कुछ कोई बैन ना हो जाए, जमात ना हो जाए, ये ना हो जाए, वो ना हो जाए। ये तो खैर जब फैसला है कि तब की बात है, तो आप लोग इसलिए पहले से ही चीफ इलेक्शन कमिश्नर और इदारे को इस तरह तनकीद का निशाना बना रहे हैं। आयशा, सबसे पहले तो मेरा एक सवाल है आपसे, ये गवर्नमेंट में सारी 12 पार्टियां इकट्ठी बैठी हैं, तो कोशिश ये किया करें कि एक नुमाइंदा गवर्नमेंट का बिठा लें, एक ऑपोजिशन जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है, 1 to 1 हम इनका मुकाबला कर लिया करें। यानी ये मिल के खाओ, मुल्क को लूटो, लेकिन यहाँ पार्टी को रिप्रेजेंट क्यों करते हैं? सिर्फ एक सेकेंड, अब तो इनका इंतखाबी इत्तेहाद होने लगा है, अब तो ये मिलकर खाएंगे, रज के खाएंगे, पूरा लूट के खाएंगे। इनको एक को बुला लिया करें, हम पूरा मुकाबला करेंगे। अब आगे आ जाएं, जो यहाँ पर बात हो रही थी, मुझे सुनाया जा रहा था इदारों का एहतराम क्या होता है। मेमो गेट के मुजरिमान मुझे आज इदारों की बालादस्ती का लेक्चर दे रहे थे, डॉन लीक्स के मुजरिमान मुझे अभी सबक दे रहे थे कि मुझे इदारों का एहतराम कैसे करना चाहिए। यहाँ पर बैठकर इदारों के तकद्दुस की बात कर रहे थे, यानी हर वो मोरा जो मेरे मुल्क की इस्टेब्लिशमेंट को कमज़ोर करना चाहता था, यहाँ पर बैठ के उस पार्टी और उस लीडर के बारे में ये कह रहे हैं जो कह रहे हैं कि इमरान खान ज़रूरी नहीं है लेकिन ये फ़ौज इस मुल्क के लिए ज़रूरी है। ये तो इनकी इस बात का जवाब था। और मैं सिर्फ इतना कहूंगी कि वाजिया हो गया है, जिस किसी ने भी इमरान खान को निकालने की कोशिश की है ना, उसने इस मुल्क के साथ गद्दारी से भी बढ़कर वो किया है। क्योंकि जो नफरत आज इस अवाम के अंदर, जो गम और गुस्सा आज इस अवाम के अंदर इदारों के बारे में ना, ये तो ना अजित देवल कर सका, ना मोदी कर सका। और अफसोस से कहना पड़ रहा है कि ये मुल्क के साथ खिलवाड़ हो रहा है। और ये कोई, मैं कहती हूँ, मुअर्रिख इस चीज़ को माफ़ नहीं करेगा। इमरान खान को छोड़ दे, हमारे इक़्तिदार को छोड़ दे, आज मुल्क की सलामती दांव पर लग गई है। अब आ जाए, इन्हीं की छोटी वज़ीर थी, मेरे भाई बैठे हुए पीपल्स पार्टी से, इन्हीं की छोटी वज़ीर का ज़रा मैं बयान बता दूँ। उन्होंने कहा, अगर मैं भारत के सफ़ीर को कहूँ जब तक मोदी इक़्तिदार में इंडिया से ताल्लुकात ठीक ना होना मुमकिन नहीं है, तो क्या ये मुदाखलत है? मैं मान लिया है ना बीबी, आपकी सारी बातों को मान लिया। तो मैं सिर्फ इतना पूछना चाहती हूँ, मरासला तो ये था कि इमरान खान की हुकूमत ठीक नहीं है, अगर वो रहता है तो हम तुम लोगों का वो हाल करेंगे, तुम गुलामों के साथ हम वो सलूक करेंगे और तुम लोगों को उठने नहीं देंगे। जबकि अगर वो चला जाता है, ये जिनको भिखारी कह रहे थे, तब आपका खून क्यों जोश नहीं मारा था जब शहबाज शरीफ जो आपका पार्टनर इन क्राइम है वहां पर बैठ के पूरी कौम को भिखारी कह रहा था? मैं तो उसकी बात कर रही हूं कि मेरे अवाम को ये क्यों कहा गया कि तुम गुलाम हो, ये क्यों कहा गया कि गैर मुल्कियों की डिक्टेशन। हम तो खड़े ही इसके अगेंस्ट हुए थे कि हम गैर मुल्की डिक्टेशन नहीं करेंगे, और यही बात हुई कि इमरान खान को निकाला गया। आप क्या समझ रहे थे कि मैं क्या कह रही हूं? आपने सुनी थी मेरी बात जिस पर आपने इतना ज्यादा भिखारी किसने कहा था? कुछ अब आप अपनी बारी पे जरूर बोलिएगा। मैं जो बात कर रही हूं, अब मैं ना आप लोगों के लीडरान के बारे में बात कर रही हूं, मैं तो मरासले पे बात कर रही हूं।
और मैं मरासले पे कह रही हूं कि उन्होंने ये लिखा है कि ये जो अवाम है, जो गुलाम अवाम है, जिसको आप भिखारी कहते हैं, यही तो दो नजरियों की जंग है इस वक्त। एक नजरिया कहता है कि हमारा माई बाप अमेरिका है, और हम कहते हैं आलिया साहिबा, इस मुल्क की 70 साल तारीख में ये सब कुछ है, और अमेरिका का नाम लेके सबने सियासत किया। सवाल मेरा आपसे ये था कि जब कुरैशी साहब को इमीडिएटली मुरासला मिल गया था तो कुरैशी साहब ने इमीडिएटली डिमांड क्यों नहीं किया? किस बात का इंतजार किया गया? आयशा मेरी एक बात सुन लें, ऑन एयर अभी प्राइम मिनिस्टर की प्रेस कॉन्फ्रेंस भी हो जाएगी, ऑन एयर सबको पता चल जाएगा कि एक बंदा खड़ा हुआ खुद मुख्तारी के लिए। स्टार्ट कहां से हुई? सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस को कहा गया हम आपको खत दिखाते हैं, देखते ना वो खत, हम गलत थे, हमें पकड़ते। उसके बाद जब यहां पर वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस के अंदर डिप्टी स्पीकर ने वहां पर कहा कि ये मुल्क के अगेंस्ट साजिश है, तो आपने पूरा एक हफ्ता सोमोटो लिया। आप कहते हैं कि जिस चीज के ऊपर वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस को खत्म किया है, लाओ वो खत मुझे दिखाओ। उसके बाद जब नेशनल सिक्योरिटी कमेटी कर रही है, डिमार्च कर रही है, तो उसके बाद इनको बुलाया गया, दोनों पार्टीज को बुलाया गया। ना हम गद्दारी के सर्टिफिकेट बांधते हैं। आलिया साहिबा, मैं आगे बढ़ूंगी कुंडी साहब की जानिब। आलिया साहिबा ने काफी हो गया इसके ऊपर, बात सुन ले, मेरी बात सुन ले। मेरे दोनों भाई मुहिब्बे वतन होंगे, लेकिन वतन होंगे, लेकिन बात इतनी सी है कि जब हम बुला रहे थे तो इनमें से कोई नहीं आया। आलिया साहिबा, बात यह है कि आप वर्किंग टर्म्स में थे ही कब अपनी ऑपोजिशन के साथ? ना वर्किंग रिलेशन में आप बीइंग ऑपोजिशन है, ना वर्किंग रिलेशन में आप बीइंग गवर्नमेंट है। मैंने आपसे सीसी का भी पूछा, आप खुददारी खुद मुख्तारी की बात करते हैं, बट आप इंडिपेंडेंट इदारे को अपने कानून के मुताबिक काम ही नहीं करने देते, वो अदलिया हो या सीईसी हो। ये इक्तदार की बात नहीं थी, ये सियासत की बात भी नहीं थी, ये पाकिस्तान की बात। चले, मैं कुंडी साहब कह रही हूँ, वो कह रहे हैं कि ये इक्तदार की नहीं, ये सियासत की बात नहीं है, खुददारी और खुद मुख्तारी की बात थी, जो इस मुल्क में पहली बार स्टैंड लिया गया, इससे पहले नहीं कभी लिया गया। ये अच्छी बात होती है कि जब इंडिया के हवाले से जब मीटिंग हो रही थी, कश्मीर के हवाले से मीटिंग हो रही थी, पाकिस्तान की सलामती के हवाले से मीटिंग हो रही थी, तो उस वक्त इनका इमरान खान मीटिंग में क्यों मौजूद नहीं था? उस वक्त भी तो ये मीटिंग में मौजूद नहीं था। अब जब उसको अपनी जान की पड़ गई, फिर कह रहे मेरे साथ सारे हो जाएं। मैं तो आज भी कहता हूं कि अगर वो 176, 172 जितने लोग आप समझते हैं कि वो गद्दार वतन है बकौल आपके, अगर उनके ऊपर इल्जाम साबित होता है तो उनके ऊपर आर्टिकल 6 लगाएं। अगर नहीं होता, जो शख्स आज मुल्क को गुमराह कर रहा है, जो झूठ बोल रहा है, और जो उनके साथी हैं जिन्होंने इसके ऊपर गलत बयानी किया, चाहे वो स्पीकर है और डिप्टी स्पीकर है या वजीर है, फिर उनके ऊपर आर्टिकल 6 लगना चाहिए। मैं आज आपके फोरम से हुकूमत से मुतालबा करता हूँ, वजीर आजम से मुतालबा करता हूँ कि उसके ऊपर एक्शन लेना चाहिए। आपके लिए अदालतें फैसला करें तो ठीक है। आपका वजीर आजम जो था माजी का, वही कह रहा था कि अगर मैंने कशकोल उठाया, मैंने भीख मांगी, तो मैं जो है खुदकुशी कर लूंगा। सबसे बड़ा पाकिस्तान का कशकोल इमरान खान ने उठाया था, वो भिखारी बन के फिर रहा था, यहाँ तक कि अपनी घड़ियां, अपनी चीजें बेच के, परसों एक बहुत बड़ा झूठ कि मैंने अपनी घड़ी बेच के बनीगाला की सड़क बनाई। इससे बड़ा झूठ इस सदी में क्या होगा? आपको याद होगा कि जब नवाज शरीफ और चौधरी निसार इमरान खान से मिलने जा रहे थे, इयादत करने गए थे इमरान खान 2013 में, उस वक्त जो है उन्होंने ऑर्डर किए थे एज ए प्राइम मिनिस्टर कि ये जो ब्रिज है और रोड को बनाया जाए। उस वक्त ये बना था, और ये कह रहे मैंने घड़ी बेच के वहां पर रोड बनाई है। तो ये तो इनकी सूरत हाल है। आज जो सदर पाकिस्तान, जो कि अभी सेहतियाब हो चुके हैं अल्लाह के फजल से, और मेरी दुआ है कि वो सेहतियाब रहे हैं, आज उन्होंने एक्शन लिया है कि तोशेखाने का रिकॉर्ड क्यों आपने दिया है? क्योंकि उसमें इमरान खान ने चोरी की है, इसलिए रिकॉर्ड आप छुपा रहे हैं। देखें, तलाशी तो आपको देनी पड़ेगी, चाहे आप जबरदस्ती दें, चाहे आप दे। अब जहां पर फॉरेन फंडिंग की बात आ गई, फॉरेन फंडिंग पे आप कहते हैं मैं तो चोर हूं, मेरी चोरी क्यों पकड़ रहे हो? इनकी भी तलाशी लो। बिल्कुल, हमसे जब भी इलेक्शन कमीशन ने जो चीजें मांगी हैं, जो कागजात मांगे हैं, हमारे लॉयर्स ने, हमारे जो लोग वहां पर डील कर रहे हैं, हमने अपने सारे जो है कागजात जमा कराए। हमारे ऊपर अपने पार्टी के किसी भी बुनियादी रुकन ने कोई इल्जाम नहीं लगाया, केस नहीं किया। आपके ऊपर आपके पार्टी के बुनियादी रुकन ने इल्जाम लगाया, आपके ऊपर केस किया, आपको कहा कि आपने दुश्मन ममालिक से फंडिंग ली है अपनी पार्टी को चलाने के लिए, आपका अपना घर का भेदी आपसे कह रहे हैं, हमने नहीं कहा। तो उस पर आप दें तलाशी। आप क्यों, अगर आप लोग ठीक हैं, आप लोगों ने कोई गबन नहीं किया, आप लोगों ने कोई चोरी नहीं की, आप लोगों ने मुल्क दुश्मन से कोई पैसे नहीं लिए, तो फिर तलाशी लेने से क्यों डर रहे हैं? फिर जाएं, बोले हमारी तलाशी लें, हम तैयार हैं तलाशी लेने के लिए। ऐसी बातें ना करें। और मैं अभी दोबारा इन अल्फाज को
कि आप अपनी आवाम को अगर ये अल्फाज इस्तेमाल करें जो आप गलत लगवा दिए, मैं नहीं समझता कि हमारी आवाम के ऊपर ये अल्फाज इस्तेमाल, जो आपको वोट देते हैं, जो आपके लिए दिन रात मेहनत करते हैं, आप उनको इन्फ्लुएंस। सबसे बड़ा भिखारी तो हमारा वज़ीर आज़म था माजी का, जहाँ जहाँ जा रहा था भीख मांग रहा था कि यार दे मुझे फंड, ये करें। इन्होंने तो कह रहा था कि मैं पहले दिन ही 200 अरब डॉलर लाऊंगा या 200 करोड़ डॉलर लाऊंगा और एक कोई मुंह पे मारूंगा, दूसरे के मुंह पे मारूंगा। किधर गए मारने वाले के? आज आप देखें, आज आप निकालें कि मुल्क को कहां पर छोड़ के ये लोग चले गए हैं और अब बातें बड़ी बड़ी करते हैं कि हम ऐसे खड़े हो गए। इदारों के खिलाफ आपकी लीडर ने क्या कुछ नहीं किया, क्या क्या बातें नहीं की। चलें वो क्लिप्स टीवी पे पता चल जाए कि इन इदारों के मुतालिक आपके लीडर ने क्या क्या बातें की हैं। आज बड़े शुरफा बन गए हैं कि हम तो इदारों के साथ ऐसे खड़े हैं। आज आपने इदारों के खिलाफ जो ट्रेंड चला रहे हैं, आप अपने फौज के खिलाफ जो ट्रेंड चला रहे हैं, किसको नहीं पता कि क्या कुछ कर रहे हैं। ये चीजें छुपने की नहीं होती। आज आप हुकूमत में नहीं है, आपको कुर्सी से इतना लगाव है, आपको कुर्सी से इतनी मोहब्बत है कि आप अपने फौज को, अपने इदारों को आज आप जो है बदनाम करने पे तुले हुए हैं। कुंडी साहब, मैं आपसे आगे बढ़ने से पहले एक और छोटी सी बात, बिलावल साहब और नवाज शरीफ साहब की मुलाकात हुई है, मकसद कुछ सियासी फ्यूचर सेटलमेंट थी या अभी हालिया गवर्नमेंट के दौरान के फैसले हैं? क्योंकि बिलावल भुट्टो कह चुके हैं कि शहबाज शरीफ को इक्तिसादी और खारजा अमूर के फैसले नहीं करने देंगे, सिर्फ इलेक्शन रिफॉर्म्स तक महकर फौरी इलेक्शन कराए जाएंगे। पोजीशन क्या है इस वक्त? देखिए, चेयरमैन बिलावल साहब ये पार्टी के चेयरमैन हैं और ये ट्रांजिशन जो हुआ है उसके ऊपर वो गए हैं PMLN के लीडर से मिलने के लिए। नवाज शरीफ साहब अपने पार्टी के हेड हैं, उन्होंने वहां पर उनको मुबारकबाद दी है शहबाज शरीफ साहब के वज़ीर आज़म बनने पे, उनको मुबारकबाद दी है हमजा शहबाज के वज़ीर आला बनने पे और इस अदम एतमाद की कामयाबी के ऊपर। और फ्यूचर के हवाले से बातचीत हुई। फ्यूचर के हवाले से ये बातचीत हुई कि हमें, जैसे लंदन एक तारीखी शहर है जहाँ पर मोहतरमा शहीद और नवाज शरीफ के दरमियान एक चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी हुआ था, हम चाहते हैं कि इस मुल्क को बहरान से निकालने के लिए हम चार्टर ऑफ प्रॉस्पेरिटी की तरफ जाएं, हम चार्टर ऑफ रिकॉन्सिलेशन की तरफ जाएं, हम अपोजिशन को भी दावत दें कि इस मुल्क की तरक्की के लिए इक़्तिदार आता रहेगा, हुकूमतें आती रहेंगी, कभी हम होंगे, कभी कोई और होगा, कभी कोई और होगा, लेकिन इस मुल्क की तरक्की के लिए हमें चार्टर ऑफ प्रॉस्पेरिटी के लिए, चार्टर ऑफ रिकॉन्सिलेशन की तरफ जाना पड़ेगा। और हम उसी लिए चेयरमैन साहब गए थे। PTI कौन वोट करेंगे साहब, दावत देंगे? हम तमाम अपोजिशन जमातों को, हम बिल्कुल दावत देंगे। हम रिकॉन्सिलेशन पे बिलीव करते हैं, हम इस पे नहीं बिलीव करते कि हमने किसी से हाथ नहीं मिलाना, हमने किसी साथ गले नहीं मिलाना। ये पाकिस्तान के लिए हम हर पार्टी को, चाहे वो हुकूमत में है चाहे वो अपोजिशन में, हम उसको दावत देंगे चार्टर ऑफ रिकॉन्सिलेशन के लिए, चार्टर ऑफ प्रॉस्पेरिटी के लिए। प्रोग्राम में एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद गुफ्तगू का सिलसिला आगे बढ़ाते हैं। प्रोग्राम में आपको एक बार फिर खुश आमदीद कहेंगे। अलीगढ़ बलोच साहब, मामला तो बहुत से हैं लेकिन टाइम बहुत कम है अब, क्योंकि तोशा खाना का मामला भी है, ये इलेक्शन कमीशन फॉरेन फंडिंग का भी है। लेकिन आपसे सिर्फ सवाल अब कर लेते हैं, पंजाब में हुकूमत तो बन चुकी है आप लोगों की, वज़ीर आला अब तक ओथ नहीं उठा सके और मुनहरिफ अराकीन का भी मामला है। स्टेबिलिटी देखते हैं, पंजाब सबसे बड़ा सूबा और यहाँ आपकी हुकूमत बनना मतलब मुस्तकबिल का इलेक्शन भी स्टेक पर हो सकता है। बात ये है कि आपने तमाम दोस्तों को टाइम दिया है और मुझे कम टाइम दिया, तो अब आप कह रही हैं टाइम ही कोई नहीं है बाकी। तो मकसद ये है कि अभी मैं गुफ्तगू सुन रहा था, देखिए कुछ लोग ऐसे टॉक शोज में आते हैं, PTI की नुमाइंदगी करते हैं जिस तरह से आप बोल रही, जिनका मकसद सिर्फ झूठ बोलना है, जिस तरह से जिनको हम बोलते हैं ना किराए के तर्जुमान। जाहिर है जो प्रॉपर इलेक्टेड नुमाइंदे होते हैं वो किसी भी पार्टी से हो, उनका कुछ स्टेट पे होता है, उन्होंने अवाम में जाना होता है। आज अगर मैं टॉक शो पे कोई बात करूंगा तो नुमाइंदगी कर रहे हैं तो आप लोग यहाँ मौजूद हैं ना, फिर वही बात। हमने अपने हलकों में भी जाना होता है, जो लोग इलेक्शन कॉन्टेस्ट करते हैं मैं उनकी बात कर रहा हूँ। तो स्पेशल सीट्स के ऊपर बंदा आके फिर मीडिया पर बैठ के जिस तरह से मर्जी बंदा, तो फिर स्पेशल सीट्स पे तो आपकी जमात में भी लोग होंगे, वो भी इसी तरह शोज में बैठते हैं ना बलोच साहब, रिस्पेक्ट तो करें पैनल पर एक दूसरे की, आप लोग ये ना करें। मैं ये गुजारिश कर रहा हूँ कि जिस बंदे का नाम इमरान अहमद न्याजी है वो पाकिस्तान के किसी कानून और आइन को नहीं मानता, वो सिर्फ इस बात पे यकीन रखता है कि वोट चोरी करो और वोट चोरी करके मुझे इक्तदार दो, इक्तदार में आने के बाद मैं इस पाकिस्तान को दोनों नहीं चारों हाथों के साथ और पाँव के साथ भी लूटूं, कोई एहतसाब का इदारा, कोई उंगली मेरी तरफ नहीं उठनी चाहिए और मुझे फ्री हैंड भी देना चाहिए। मेरे जितने सियासी मुखालफीन हैं वो तमाम के तमाम झूठे केसों में ना सिर्फ जेलों में बंद हो बल्कि उनको सजाएं भी सुनाई जाए और उनको किया जाए। और उसके बाद अगर ये उतर जाए तो फिर ये कहेगा कि ये अमेरिका की साजिश है, ये फलां मुल्क की साजिश। भाई तुम्हारे खिलाफ को साजिश करेगा? तुमने बताओ कि तुमने नवाज शरीफ की तरह कोई धमाका कर दिया एटमी,
कि जिस वजह से कोई तुम्हारे खिलाफ अमेरिका को तुमसे खतरा था कि उसने साजिश करनी थी। भाई 72 साल तारीख में कश्मीर का पहली दफा से ऐसा हुआ, जो कुछ हुआ वो इमरान अहमद नियाज़ी ने उस डोनाल्ड ट्रंप के साथ मिलकर सरेंडर किया, जिसकी वजह से इंडिया ने कश्मीर के ऊपर कब्जा किया। इसको पूरी दुनिया भी जानती है, पाकिस्तान की 22 करोड़ आवाम भी इस बात को जानती है। फिर उसके बाद एक बंदे की इखलाकी इकदार ये है, मतलब है तुम अरबों रुपए खा रहे हो। जाहिर एक प्राइम मिनिस्टर है, जब वो अपनी टीम से मिलकर मुनज़्ज़म करप्शन करता है, फिर वो कोरोना का फंड भी खा जाता है, फिर वो चीनी सर आपकी हुकूमत है ना, ये सब सामने लेकर आए, सिर्फ इल्जाम आते तो हम भी कहते रहे, आप सामने लाएं या केसेस बनाएं। जी आशा हम केसेस बनाएंगे, मेरी बात प्लीज ना काटे। जिस तरह से आपने उनको टाइम दिया, मुझे बात तो करने देना कम से कम। मैं ये गुजारिश कर रहा हूँ कि जिस तरह से इन्होंने अरबों रुपए अद्वियात में से कमीशन खाया, आपको पता है आमिर करनी का नाम मशहूर हुआ, फॉरेन फंडिंग केस में स्टे ऑर्डर के पीछे छुपते रहे। अब इंशाल्लाह उसका भी फैसला आ जाएगा। इंडिया के ये जरा मुहब्बे वतन की सुने दास्तान। इंडिया के अकाउंट्स इस मुहब्बे वतन ने खोले हुए थे। इस मुहब्बे वतन ने इसराइल के साथ नाजायज फॉरेन फंडिंग ली है, जो मुहब्बे वतन इमरान अहमद नियाज़ी है, जिसके खिलाफ सो कॉल्ड साजिश हो गई है। और जाते हुए पाकिस्तान की 72 साल तारीख की घटिया तरीन करप्शन तोशाखाना केस के मुल्क के वो तुम हार और घड़ियां चुरा कर दुकानों पे बेचने चले गए। तुम्हें शर्म नहीं आई? मतलब है कुछ बंदे में होता है, प्राइम मिनिस्टर लेवल का बंदा अगर करप्शन भी करे तो 15-16 करोड़ रुपए। तोशाखाना से मुस्तफीद तो सभी हुकूमतें होती रही हैं, कौन नहीं हुआ? नहीं, और खुद रेफरेंसेस तो इन्होंने बनाए हैं पिछली हुकूमतों के ऊपर भी। नहीं, बिल्कुल आपने बड़ी जायज बात की है। मुझे जरा 72 साल तारीख में बता दें कि चीजें किसी ने लेकर जाकर फिर उधर बाजारों में बेची भी। सर मैं तो कहती हूँ कि हुकूमतों ने ये क्यों नहीं सोचा कि ये रियासत पाकिस्तान और हुकूमत पाकिस्तान को तोहफे मिल रहे हैं, वो कोई भी क्यों खरीदे? आप जेबों से थोड़ी देते हैं, टैक्स के पैसे से अवाम की जवाब में तोहफा जाता है। जी मैं आ रही हूँ आलिया साहिबा। जिस बंदे नहीं, वैसे आलिया साहिबा की तरफ आप कैसे जाएंगे? अब तो हमारा टाइम है, अब तीसरी टर्म तो नहीं आप ले सकते। नहीं वो रिस्पॉन्ड तो करेंगी ना, डबल हो गया है ना। आप हुकूमत में, बलूच साहब आप हुकूमत में, वो वैसे ही कह रही है कि आप दो लोग हैं, आप हुकूमत में है, वो अकेली हैं, खातून है, थोड़ा टाइम दे। अब आप हुकूमत का हिस्सा है, अब आप सब्र करना पड़ेगा आप लोगों को। आप अब आलिया का रिस्पॉन्ड, चलिए आप मुकम्मल करें, बलूच साहब मुकम्मल करें, मैं आलिया का पॉइंट ले लूं। ठीक है, इमरान अहमद नियाज़ी से तादी क्यों अलग हुए? चलें पूछते हैं। बात भी सुनता था, हो गए, अब आप हुकूमत बन गए, सुकून कर। अकेला लूटता था। मैं पूछती हूँ क्यों अलग हुए? हर चीज लूट कर ये खा गए। जी ठीक है, पूछते हैं। उसके बाद आप भी अपनी पार्टी की टिकटें तक ये बेचता रहा और बेच के लोगों। चलें आलिया जवाब देंगे इसके। दिखाता रहे। आलिया साहिबा फरमाइएगा, क्यों आपके इत्तेहादी इतना खफा हुए और कौन सी टिकटें पैसे लिए गए? जी फरमाइए। आयशा मेरी एक बात सुन ले, सिर्फ मुख्तसरन आप रिस्पॉन्ड कर दें। $70 का एक $70 बिलियन का एक तालीमी आया था मिशेल ओबामा ने, वो कहाँ गया? वो तक ये लोग ले गए, मर्सिडीज अपने घर ले गए बगैर किसी रूल्स ऑफ प्रोसीजर के। मैं उस पर भी नहीं जाना चाहती, मैं तो सिर्फ इतना पूछ रही हूँ 204 मिलियन में मेरा मुल्क बेच दिया। यहाँ पर इनसे 2 करोड़ की घड़ी का ये हिसाब किताब कर रहे हैं। यहाँ जिनके जो हेलीकॉप्टरों पर दही भले जाया करते थे, लाहौर से कभी मरी और मरी से कभी आगे तक, वो भी आज हेलीकॉप्टरों का हिसाब लेने लगे। लग रहा है कि खान साहब तब्दीली तो लेकर आए। सुन ले ये यहाँ पर तो फूलों की पत्तियां तक इनकी हेलीकॉप्टर से फेंकी जाती थी। तो इसलिए इनसे कहे अब आप हुकूमत में हैं, अब आप इल्जामात की सियासत ना करें, मीडिया ना खेलें, जाए अदालतों का रुख करें, नैब के पास जाए, केसेस बनाएं। ये तो बात ये है। अब दूसरी बात, इन्होंने कहा वोट की इज्जत का नारा लगाने वाले, आरटीएस बिठाने वाले, हम ये 140A के तहत ये पूरे पंजाब के बल्दियाती इंतखाबात से भाग गए। अब बताए किसने आइन की धज्जियां उड़ाई हैं? और आखिर में मैं आपको बता दूं, ऐसे करने से पहले अमरीकी इजाजत लेनी जरूरी होगी। तो जब मैं सिर्फ ये कहूंगी कि अमरीकी आका की आशीर्वाद से सारा कुछ हो रहा है, ये तो पूरी दुनिया को हम दिखाएंगे। ठीक है, मैं बड़ी माजरत चाहूंगी, प्रोग्राम का वक्त मेरे पास खत्म हो गया। आलिया हफ्जा, मलिक साहिबा, फैसल करीम कुंडी साहब, अली गौहर, बहुत बहुत शुक्रिया आप तीनों मेहमानों का। और बात यह है, दरअसल जो कुंडी साहब भी कह रहे थे कि बैठकर बात की जाए, चार्टर ऑफ प्रॉस्पेरिटी और इकोनॉमी की बात कर रहे थे कि मुस्तकबिल में सियासी जमातें आपस में बैठे और मुल्क के फैसले बेहतर तौर पर ले सकें, ना कि इल्जाम की सियासत जारी रहे। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।